हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपांशु है। स्वागत सबका पैरामेडिकल विज्ञान में। आज का हमारा टॉपिक है किस बीमारी में कौन सा टेस्ट कराया जाता है। इस टॉपिक का ये सेकंड वीडियो है। पहले वाली वीडियो पे आप सबने बहुत सारा कमेंट करा था कि इसका सेकंड पार्ट भी लेके आइए। पहली वाली वीडियो में मैंने काफ़ी सारी बीमारी के बारे में डिस्कस किया था, उनसे रिलेटेड टेस्टों के बारे में डिस्कस किया था। तो हम यही टेस्टों के बारे में और डिटेल में इस वाली वीडियो में जानेंगे और कुछ नए टेस्ट भी जानेंगे, कुछ हार्मोन्स के बारे में जानेंगे, फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए, और भी हार्ट के आपके काफ़ी सारे नए सारे जो आजकल टेस्ट हो रहे हैं मार्केट में, वो सब टेस्ट के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टेस्ट आता है हमारा अनीमिया। अनीमिया के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि सीबीसी हम कराते हैं, सीबीसी में हम एचबी देखते हैं। तो अनीमिया जो है सबसे पहले रिलेट करता है हमारा एचबी के साथ, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हम पेशेंट को अनीमिक बोलते हैं। इसी के साथ साथ हमारा जो फेरिटिन होता है वो भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फेरिटिन जो होता है ना, वो स्टोर करता है आयरन को हमारे सेल्स के अंदर, रिस्पॉन्सिबल होता है हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए। इसी वजह से हम ये फेरिटिन का टेस्ट करवाते हैं। इसके अलावा आपके भी जो विटामिन B12 और विटामिन B9 है, यानी कि आपका फॉलिक एसिड, ये भी बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है आरबीसी को बनाने के लिए, आपके रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए। और साथ ही साथ आपका जो विटामिन B9 है, जो आपका फॉलिक एसिड है, साथ ही साथ आपका प्रेगनेंसी के दौरान बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, स्कल के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये टेस्ट भी अनीमिक पेशेंट के लिए करवाया जाता है। इसके बाद हम बात करें आयरन स्टडीज़ की। आयरन, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि आरबीसी की फॉर्मेशन के लिए, हीमोग्लोबिन बनने के लिए आपका आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें आता है हमारा सीरम आयरन, टीआईबीसी, यूआईबीसी और ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन। बात करें हम सीरम आयरन की, तो सीरम आयरन तो बेसिकली आपका क्या होता है कि आपका आयरन के लेवल बताता है हमारे ब्लड के अंदर कितना है। बात करें हम उसके बाद टीआईबीसी की, तो टीआईबीसी मतलब होता है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, मतलब कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है, यानी कि हमारे ब्लड में आयरन की बाइंड करने की कैपेसिटी कितनी है, वो हम चेक करते हैं टीआईबीसी से। ऐसे ही यूआईबीसी होता है कि अनसैचुरेटेड आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी हमारे ब्लड में कितनी है। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे आता है हमारा, वो होता है ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन। ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन जो होता है, ये बताता है कि हमारा कितना सीरम आयरन जो है वो बाउंड हो चुका है। वो बताएगा कौन, हमारा ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन। तो आयरन स्टडीज़ में हमारे ये सारे टेस्ट कराए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टेस्ट की, जिसका नाम है आर ए फैक्टर। आर ए फैक्टर मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस फैक्टर, मतलब गठिया रोग। ये गठिया के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इस वीडियो में आपको एक और टेस्ट के बारे में बताऊंगा आर ए फैक्टर में जो कराया जाता है। तो आर ए फैक्टर तो स्पेशली आपका इसके लिए होता है, अर्थराइटिस के लिए। इसी के साथ साथ यूरिक एसिड भी कराया जाता है, क्योंकि पेशेंट को इसमें जॉइंट पेन होता है, तो यूरिक एसिड भी आपका रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। साथ ही साथ हमारा सीसीपी एंटीबॉडी जो टेस्ट होता है, सीसीपी का मतलब होता है साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड। ये एंटीबॉडी जो होती है ना, ये बेसिकली ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे ही हेल्दी टिश्यूज़ के खिलाफ काम करता है, हमारे हेल्दी टिश्यूज़ के खिलाफ एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो जॉइंट्स की जो टिश्यू है ना, उसके खिलाफ ये एंटीबॉडीज़ हमारा इम्यून सिस्टम बनाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, हमको अर्थराइटिस हो सकता है। अगले टेस्ट के बारे में हम बात करें तो अगला टेस्ट आता है हमारा हार्ट के लिए। हार्ट के लिए मैंने पहले आपको बताया था लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल मैंने आपको बताया था कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये सब तो आता है लिपिड प्रोफाइल में। ये आपने पहले वाली वीडियो में जान लिया होगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद एपोलिपोप्रोटीन्स की। एपोलिपोप्रोटीन्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे हार्ट के टेस्ट के लिए। लिपिड प्रोफाइल के साथ ही आते हैं, कुछ कुछ एक्सटेंडेड्स में मिल जाते हैं आपको काफ़ी सारे लैब्स में। तो एपोलिपोप्रोटीन बेसिकली क्या करता है कि हमारा जो लिपिड है ना, उसका ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा एपोलिपोप्रोटीन्स। ओके, तो लिपिड्स का ट्रांसपोर्टेशन कौन कराएगा, ये एपोलिपोप्रोटीन। तो ये भी जानना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डॉक्टर्स के लिए। इसी के साथ हमारे टेस्ट आते हैं सीपी के नेक और सीपी के एमबी। सीपी के नेक और सीपी के एमबी जो टेस्ट होते हैं, ये आपका मायोकार्डियल इन्फाक्शन के लिए टेस्ट करे जाते हैं। मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मायोकार्डियल, मायो मतलब मसल और कार्डियल मतलब हार्ट, यानी कि हार्ट की जो मसल है ना, उसमें इन्फाक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं अगर आपका ये बढ़ा हुआ हो तो। उसमें क्या होता है कि ना, अगर मायोकार्डियल इन्फाक्शन बेसिकली आपका क्या होगा कि ना, आपका ब्लड फ्लो आपके हार्ट के अंदर, हार्ट की मसल्स के अंदर अच्छे से नहीं हो पाता है ड्यू टू ब्लड क्लॉट्स। अगर आपका फ्लो ढंग से नहीं होगा तो पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाएगा। और उसके अलावा हमारा टेस्ट आता है हीमोसिस्टीन। हीमोसिस्टीन जो आपका टेस्ट होता है,
ये अगर हाई हो जाए हेमोसिस्टिन का लेवल हमारी बॉडी में, तो इससे क्या होगा, हमारी जो आर्टरीज हैं, हमारी जो वेन्स हैं, उसमें ब्लॉकेज आ सकती है। और आर्टरीज वेन तो हमारी सब जगह है, हार्ट में भी है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, उसमें ब्लॉकेज आने की वजह से आपका बाद में सीपीके नेक और सीपीके एम भी आपका पेशेंट का हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन फ्यूचर रिजल्ट हो सकता है, या फिर आपका हार्ट अटैक के चांसेस भी हो सकते हैं पेशेंट को। इसके अलावा हमारा जो लास्ट टेस्ट है हार्ट के लिए वो है HSCRP। HSCRP मतलब होता है इसका हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन। एक तरीके का बेसिकली क्या है, आपका एक कार्डियक मार्कर है, हमारा हार्ट का एक मार्कर है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के टाइम पे, आपका स्ट्रोक के टाइम पे, आपका पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज के टाइम पे, और आपका सडन कार्डियक डेथ के टाइम पे, ये आपका क्या होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका कार्डियक मार्कर। तो HSCRP भी टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे ही टेस्ट, अगर कोई पेशेंट हार्ट से रिलेटेड है तो उनको सारे टेस्ट डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं करवाना। तो और उन लोगों को ये टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। इसके अलावा हम नेक्स्ट टेस्ट पे चलते हैं और हम बात करते हैं हम कुछ अब हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स के टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम उसकी बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फीमेल हार्मोन्स के बारे में, कि फीमेल्स के लिए कौन कौन से हार्मोन्स के टेस्ट करवाए जाते हैं। क्योंकि वुमेन्स में क्या होता है कि आपका पीरियड्स में दिक्कत होती है, साइकिल्स में मिस हो जाती हैं कुछ साइकिल्स, तो उस केस में क्या होता है, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं काफ़ी अलग अलग तरीके के हार्मोन्स के टेस्ट। तो वो सब हम देखते हैं कि कौन सा टेस्ट किस लिए होता है बेसिकली। सबसे पहले हम बात करेंगे LH के बारे में। LH मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH का जो टेस्ट होता है, ये हेल्प करता है कंट्रोल करने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को। साथ ही साथ LH किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा जो ओवरी होता है ना, इधर आपको ओवरी दिख रहा होगा, तो ये ओवरी से जो एग रिलीज करवाएगा ना, वो कौन करवाएगा, आपका LH करवाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करवाएगा। तो एग रिलीज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये, इसलिए डॉक्टर्स LH का टेस्ट करवाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे FSH की। FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, आपका जो FSH है ना, वो भी कंट्रोल करेगा आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को। साथ ही साथ ये क्या करेगा, आपका जो एग है, ये जो ओवरीज में जो एग होते हैं, जो आपका हर महीने रिलीज होता है एक एग, तो एग का जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ कौन करवाएगा, आपका FSH करवाएगा। तो ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, हमारा FSH रिस्पॉन्सिबल होगा। बात करें हमारे नेक्स्ट टेस्ट की, तो वो है PRL। PRL मतलब होता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो आपका टेस्ट है, वो बेसिकली किस लिए होता है, आपका ब्रेस्ट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका प्रोलैक्टिन। साथ ही साथ बर्थ के बाद जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है ना, वो हमारा प्रोलैक्टिन ही करवाता है। तो ये प्रोलैक्टिन टेस्ट इसी वजह से करवाया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टेस्ट के बारे में बात करें, AMH। AMH का मतलब होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन जो हार्मोन होता है, ये बेसिकली आपका ये बताएगा कि आपका कितना ओवेरियन रिजर्व है, और आपका कितने गुड क्वालिटीज एक फीमेल कितना प्रोड्यूस कर सकती है, आपकी oocytes की क्वालिटी कैसी होगी, ये सब हमारा AMH पे डिपेंड करता है। और इसी के साथ हमारे नेक्स्ट टेस्ट की और लास्ट टेस्ट की बात करें हम E2 की, यानी कि ईस्ट्राडोल की, तो E2 जो होता है वो हमारा क्या होता है, ये डेवलप करता है और मेंटेन करता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ को, जैसे कि आपका मेमरी ग्लैंड हो गया, आपका यूट्रस हो गया, आपका वेजाइना हो गया। साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स के लिए फीमेल्स के लिए, जैसे कि हिप साइज हो गया, ब्रेस्ट का साइज हो गया। तो इन सब चीज़ों के लिए भी आपका E2 आपका एस्ट्रोजोल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम बात करते हैं मेल हार्मोन्स के बारे में। तो मेल हार्मोन्स में आता है आपका टेस्टोस्टेरोन, और कभी कभार डॉक्टर्स FSH और PRL भी कराते हैं अगर मेल्स में आपका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा होता है। तो PRL की बात हम नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा रेयर केस में होता है वो। और टेस्टोस्टेरोन की मेन जो है वो बात करते हैं हम। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो डॉक्टर्स करवाते हैं, मेल हार्मोन में आता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। साथ ही साथ जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो रेगुलेट करता है हमारी सेक्स ड्राइव को। तो इसी वजह से टेस्टोस्टेरोन जो है वो टेस्ट करवाया जाता है। इसी के अलावा FSH भी कुछ केसेस में करवाया जाता है। रेगुलर केसेस में FSH मेल्स में नहीं करवाया जाएगा। FSH जो होता है वो मेल्स में रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेन करने के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस, और साथ ही साथ ये इंडिकेटर होता है टेस्टिस का, कि टेस्टिस से आपका जो एबिलिटी होगी इसकी प्रोड्यूस कराने की स्पर्म्स की, वो किस पे रिस्पॉन्सिबल होगा, FSH, कि टेस्टिस आपका स्पर्म का प्रोडक्शन कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है।
तो वो आपका FSH उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आपकी, आपका कि कौन से बीमारी में कौन सा टेस्ट कराया जाता है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ अपने शेयर करना। सबको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इन सब छोटे छोटे टेस्टों के बारे में, क्योंकि ये टेस्ट जो हैं आप सब नॉर्मल अपने हेल्थ पैकेजेस में तो काफ़ी सारे कराते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं एक दूसरे से या फिर डॉक्टर्स से, लेकिन उनको खुद नहीं पता होता ज़्यादातर लोगों को। तो अगर आपको और भी इनके बारे में, टेस्टों के बारे में पता होगा, तो आप उन टेस्टों को और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और अच्छे से रूटीनली करवा पाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।